जम्मू कश्मीर के इन दिनों में जो ताज़ा-तर हालात हैं, उनमें 2 बड़े मसले हैं जिनके ऊपर चर्चा हो रही है। एक तो ये सिक्योरिटी के हवाले से एक एवोल्यूशनरी चीज़ नई आ रही है जब से ये ड्रोन अटैक हुआ, तो उसका कॉग्निजेंस कहते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब ने लिया हुआ है। आज आफ्टरनून में उन्होंने दिल्ली में एक मीटिंग की हाई लेवल की, जिसमें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, होम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर भी शामिल थे। दूसरा एक कश्मीर में कहा गया है कि कुछ बच्चियों की इंटर रिलीजियस मैरिज हुई है, उसमें कम्युनिटी लेवल के ऊपर बहुत एंग्जाइटी रेज हुई है। तो कल एक लीडर कह रहे थे कि होम मिनिस्टर ने उनके साथ ज़ाती तौर के ऊपर बात की है, एश्योर किया है कि उस मामले को देखेंगे। ये 2 ऐसे इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि अगर मैं भी इन्हीं के ऊपर बात करूंगा तो बाकी लोग क्या बात करेंगे, तो हस्बे मामूल जो एक सुस्त सा मामला है वो मैंने उठा लिया आज बात करने के लिए सियासत के इर्द गिर्द कि ऑल पार्टी मीटिंग जो दिल्ली में 24 तारीख को हुई, उसके जो एक होता है मुमकिना नताइज और एक है मतवक्का नताइज, वो कौन क्या डिज़ायर करता है कि किस किस्म के इसके रिजल्ट्स आने चाहिए, वो तो बाद की बात है। लेकिन इनिशियल लेवल के ऊपर क्या हुआ है कि जो जम्मू कश्मीर के इंटरनल पॉलिटिकल फॉल्ट लाइन्स हैं, उनको एक बार फिर से एक बड़े पैमाने के ऊपर मीटिंग ने एक्सपोज कर दिया है। वो मुझे जो मीटिंग का पहला फॉल आउट है वो नज़र आता है। इसके बारे में मज़ीद बात करता हूँ मैं। मेरा नाम ज़फ़र चौधरी है। यूँ ही इन्विटेशंस आए तो कुछ लोग हैरान भी हुए, लेकिन जिन लोगों को इन्विटेशंस आए वो बहुत ज़्यादा हैरान नहीं थे, ख़ास करके कश्मीर में, क्योंकि मेरा ये अंदाज़ा है कि उनके साथ एक बैकग्राउंड में एक्सरसाइज चली है, उसके साथ बातचीत हुई है। जब ये एक एग्री अपॉन हुआ है कि एक मीटिंग करेंगे, उसके बाद ही उनको इन्विटेशंस आई गई, तो इसमें कोई मामला नहीं। हाँ, जम्मू में थोड़ा सा सरप्राइज़ था। तो जो ही जब इन्विटेशन आए और ये पब्लिक में बात आ गई कि इस तरह से 14 लोगों को बुलाया जा रहा है, जिनमें से 4 फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स हैं, 4 फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स हैं, और बाकी जो लोग हैं, चाहे वो कौमी पार्टियों के रियासती सदर हों या रियासती पार्टियों के सदर हों, इस तरह से कुल मिला के 14 लोग हैं। इमीडिएट फॉल आउट में क्या है कि जम्मू में बहुत बड़ी परेशानी, नाराज़गी का इजहार किया गया कि जो जम्मू की अप्रोप्रिएट लीडरशिप होनी चाहिए, ये कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि वो अब कांग्रेस के बियॉन्ड, बीजेपी के बियॉन्ड जो है मोर अप्रोप्रिएट लीडरशिप कौन है जो जम्मू को प्रॉपर तरीके के साथ रिप्रेजेंट कर सकती है। लेकिन नाराज़गी बहुत ज़्यादा यहाँ पे हुई कि जम्मू को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिली। दूसरी चीज़ न्यूमेरिकली कि कश्मीर को 9 लोग कश्मीर से बुला लिए गए और सिर्फ 6 लोग ही जम्मू से बुलाए गए। ये भी एक कि भी वो जो हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन 1950-51 से जिसके बारे में बात हो रही है, तो वो डिस्क्रिमिनेशन अभी भी चल रही है। तो लिहाजा जम्मू की नाराज़गी का जो वो एक डिस्क्रिमिनेशन, पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन का घोस्ट है, वो रिन्यू हुआ। तो लेकिन एक बात ये कही गई कि पहले कश्मीर के जो पॉलिटिकल एलीट हैं वो डिस्क्रिमिनेशन किया करते थे, लेकिन अब देखिए कि दिल्ली की जो पावर है वो उस डिस्क्रिमिनेशन को और ज़्यादा रिन्यू कर रही है। तो वो एक न्यूमेरिकल इम्बैलेंस की वजह से भी परेशानी बनी। हालांकि जो 8 और 6 का मामला था, 9 और 5 का नहीं था, क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद को, आई डोंट नो, आप अच्छी तरह से बेहतर जानते होंगे कि वजह क्या है, उनको जम्मू में नहीं गिना जाता, उनको कश्मीर में भी नहीं गिना जाता। आजकल पता नहीं दिल्ली में ज़्यादा गिना जा रहा, दिल्ली में ज़्यादा उनकी आजकल अहमियत है। जब आई तो विद इन पार्टीज़ में आप देखिए कि किस तरह के रिएक्शंस होने लगे। सबसे पहले तो पैंथर्स पार्टी वाले वो रिएक्ट करके वो कहते हैं कि उन्होंने, एक वक्त था लास्ट ईयर, उन्होंने भीम सिंह साहब को, जो फाउंडर हैं पैंथर्स पार्टी के, उनको एक्सपेल भी कर दिया था पार्टी से, लेकिन शायद दिल्ली के रजिस्टर पे ये बात दर्ज नहीं थी कि भीम सिंह साहब का प्रेजेंट स्टेटस क्या है। तो ये 3-4 दिन मुसलसल यहाँ पे सड़कों पे धरने एहतजाज वगैरह करते रहे। ये कहते हैं जी पैंथर्स पार्टी को तो रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है, वो तो भीम सिंह साहब को है। अब चलिए चल पड़े, जैसे कैसे भी करके मीटिंग करने के लिए चल पड़े। तो उसमें 2-3 चीज़ें हैं कि जब मीटिंग हो रही थी 24 तारीख को, उसके पहले दिन और उसके पहले दिन 2-3 दिन लगातार जो कंसल्टेशंस का और बयानात का सिलसिला जारी रहा, उसमें इंटरनली क्या फॉल्ट लाइन्स हैं, कौन कहाँ पे स्टैंड करता है, वो चीज़ पता चल गई। यानी कश्मीर में ख़ास करके तवक्को की जा रही थी कि अगर इस किस्म की कोई मीटिंग बुलाई भी गई है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी किसी सूरत में कतई तौर के ऊपर वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, क्योंकि उनका जो स्टैंड है, मॉरल स्टैंड उन्होंने लिया हुआ है कि जब तक स्पेशल स्टेटस के ऊपर एक हतमी तौर के ऊपर कोई बात का पता नहीं चलता, तब तक वो किसी प्रोसेस में एंगेज नहीं करेंगे। तो उन्होंने भी एग्री कर लिया। फिर एक चीज़ बड़ी दिलचस्प हुई कि महबूबा मुफ्ती साहिबा ने एक प्रपोज़ल दिया, जो पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन है, कि आप जाइए, आप ही, सिर्फ फारूक साहब ही रिप्रेजेंट कर लेंगे हम सबको, हम सारे लोग नहीं जाएंगे। तो हम बताएंगे कि भी हम में यकजहती है और हम जो PAGD की सारी पार्टीज़ हैं, हम किसी एक चीज़ के लिए स्टैंड करते हैं। लेकिन फ़ारूक साहब का मैंने आपको बताया था कि वो बहुत ही एक श्रूड पॉलिटिशियन है। उनको पता था कि अगर वो अकेले चले जाते हैं मीटिंग अटेंड करने के लिए
और मीटिंग में से कोई चीज़ हासिल नहीं होती, तो एक परसेप्शन ये जाएगी कि ये देखिए कि दिल्ली से जैसा टेलीफोन आया तो ये भागकर चले गए, और महबूबा साहिबा का ये रहेगा कि भाई इन्होंने देखिए एक हाई मॉरल ग्राउंड इन्होंने ले लिया और ये तो मानी नहीं है, तो बात करने के लिए गई नहीं। तो फारूक साहब ने कहा कि नहीं नहीं, हमें बाई नेम इन्विटेशन आया हुआ है, हम सारे इकट्ठे चलेंगे। तो जब यूँ दिल्ली में सारे लोग इकट्ठे हुए और वहाँ पे मीटिंग में जाने से पहले इनके बयानात वीडियो वगैरह के ऊपर, ऑडियो के ऊपर आने शुरू हो गए, और मीटिंग के बाद भी जब बयानात आने लगे, मीटिंग के बाद भी जब आए, तो मेरे ख्याल में जम्मू में वो जो टेम्पर्स थे, जम्मू में जो नाराज़गी थी, वो काफ़ी हद तक कूल हो गई कि ये मुतमय्यन हो गए लोग यहाँ पे, इनको यकीन हो गया कि जितने भी लोग गए थे, हमें लगा कि शायद वो कोई ऐसी बात ना कर रहे हैं कि जम्मू के मफादात में ना हो, ऐसी बात ना कर दें कि जो इस वक्त का जो स्टेटस को बना हुआ है इसको तब्दील करने की कोई बड़े पैमाने के ऊपर बात नहीं हुई। तो मेरे ख्याल से कुल मिला के अगर आप सारे बयानात मीटिंग के पहले के सुने या मीटिंग के बाद के सुने, तो आपको ये लगेगा कि ऐसा किसी रीजन के, कश्मीर के या किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर ने ऐसी कोई ख़ास बात नहीं कही जो जम्मू का लीडर ना कहता। मोर और लेस कुल मिला के जो है, रविंदर रैना साहब ने भी लगभग वही कहा होगा जो सजाद लोन ने कहा, अल्ताफ़ बुखारी साहब ने भी वही कहा होगा जो भीम सिंह ने कहा। तो ये कुल मिला के जो मोर और लेस एक ही चीज़ थी। और फ़ारूक अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो ओवरऑल जो पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी जो एक मफहूम निकलता है कि जो सेंट्रल पॉइंट उनका क्या है बात करने का, यही है कि ये डिलिमिटेशन तो करो, तमाम लोग उसके ऊपर एक हमवार राय है उनकी, उसके बाद स्टेट पहले करो या इलेक्शन पहले करो, वो दोनों चीज़ें जो है वो इंटरचेंज करनी, इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं। तो मुझे लगता है कि जम्मू में मज़ीद एंग्जाइटीज़ का कोई मामला है नहीं है। आज के रोज़ होनी थी मैं पहले ही कह रहा था कि जिस तरह से बयानात देना शुरू कर दिए, वो फॉल्ट लाइंस एक्सपोज होने लगी। आज के दिन होनी थी पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन यानी PAGD की मीटिंग होनी थी, और उन्होंने आल पार्टी में जो बातें हुई और आगे जो मज़ीद उनका जो है वो क्या कदम उठा सकते हैं, जो फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा, उसके बारे में बात करनी थी। क्योंकि अपनी अपनी पार्टीज़ में सब ने बात कर ली, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वगैरह करके अपने बयानात दे दिए, तो वो मीटिंग आज नहीं हो पाई। वो महबूबा मुफ्ती साहिबा ने उन्होंने कहा कि मैं आज अवेलेबल नहीं हूँ, तो वो मीटिंग आज हो नहीं पाई। दिलचस्प बात यह है कुल मिला के सारी कि जब मीटिंग ख़त्म होती है तो उसके बाद जो स्टेटमेंट जारी होती है, किसी भी मीटिंग के बाद एक कंसेंसस स्टेटमेंट का जो होना वो ज़रूरी होता है कि आप किस नतीजे के ऊपर पहुँचे। जब मीटिंग ख़त्म होती है तो जो स्टेटमेंट वहाँ पे जारी होती है वो कंसेंसस स्टेटमेंट नहीं होती है, वो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर साहब के हवाले से स्टेटमेंट होती है और उनके और होम मिनिस्टर के 2-3 ट्वीट्स होते हैं। वही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वही जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट जो है वो उसी को रिलीज़ करती है। यानी जो ऑफिशियल वर्जन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का या जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट का आल पार्टी मीटिंग के हवाले से वो ये है कि ये लोग आए थे और प्राइम मिनिस्टर साहब ने इनको कहा कि हम दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी जो है ये दूर करने के लिए बिल्कुल आमादा हैं, और हम सबको मिलकर जम्मू कश्मीर के पीस, प्रोग्रेस और स्टेबिलिटी के लिए हमें बात करनी है। और उन्होंने ये कहा कि हम स्टेटहुड के लिए कमिटेड हैं, वो रिस्टोर होनी चाहिए किसी वक्त पे, टाइमलाइन उसमें कोई नहीं दी गई हुई है। और उन्होंने कहा कि क्विक पेस्ट यानी फास्टेस्ट पॉसिबल डिलिमिटेशन का प्रोसेस कंप्लीट होकर इलेक्शन का प्रोसेस होना चाहिए, ये उनकी स्टेटमेंट थी। ये रही सरकारी स्टेटमेंट जो आ गई। लेकिन जो 14 लोग हैं उनमें से आप किसी के साथ भी मुलाकात की, जो मज़े की बात जो अब खुल के आ रही है, हर रोज़ एक नई डेवलपमेंट उसके हवाले से आ रही है, और जिसकी आज बड़ी एक मेजर फॉल आउट हुआ है, जिसने ट्रिगर किया कि मैं आज इसके बारे में बात करूं, मुजफ्फर बेग साहब के हवाले से। इन्होंने आप 14 में से किसी के साथ भी आप मिलिए या किसी का भी आप बयान पढ़िए तो वो आपको बताएंगे कि उन्होंने मीटिंग में ये बात कही। आप दूसरे से मिलने के लिए, जर्नलिस्ट का काम होता है कि वो जो सारे पीसीज हैं वो इकट्ठे करके फिर देखें कि पूरी पिक्चर बनती क्या है। एक से बात करें तो वो आपको तफसील बताता है कि जी मैंने ये बात की है। दूसरे से जब आप बात करते हैं तो वो अपनी कहानी सुनाता है, तो फिर आपको कहेंगे जी मैंने वो ए से बात की थी, तो वो कहते भी उन्होंने भी, वो कंप्लीटली कॉन्ट्राडिक्ट कर देते हैं। वो कहते हैं कि ये बात तो उन्होंने की ही नहीं, ऐसा तो हुआ ही कुछ नहीं था। अब तीसरे से बात करें, वो इसकी दूसरे की कॉन्ट्राडिक्ट करता है। घूम के आप पूरे 14 लोगों के साथ बात करके जब आप बैठते हैं तो आपको पता चलता है कि ऐसी कोई स्टेटमेंट किसी लीडर की नहीं है जिसको उस टेबल के ऊपर बैठे हुए बाकी लोगों में से कोई ये एग्री करे, एक्नॉलेज करे कि हाँ ये एग्जैक्टली बिल्कुल इसी तरह से स्टेटमेंट दी थी। ये मैं अक्रॉस द पार्टीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, ये विद इन द पार्टीज़, यानी जिन जमातों से 2 लोग या 3 लोग भी गए थे उनसे भी अगर आप बात करें तो वो भी कहेंगे कि नहीं नहीं मेरा तो वहाँ पे ये कहना था, इनका ये कहना था, वो इस तरह से करके बात होती है।
इसी तरह से डेवलपमेंट हुई। मुजफ्फर हुसैन बेग साहब, मैंने तब कहा था कि भी जो जैसे ताराचंद साहब, कविंदर गुप्ता, निर्मल सिंह, ये सब लोगों की पार्टिसिपेशन एक्स डिप्टी चीफ मिनिस्टर की, तो वो शायद मुजफ्फर बेग साहब को दिल्ली में बुलाना चाहते थे। वो किसी पार्टी की सदारत नहीं थी उनके पास, लेकिन वो फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर के हवाले से उनको बुला लिया, तो उसकी वजह से बाकी 3 लोग भी चले गए। लेकिन अब कुछ कॉन्ट्रेरी व्यूज़ हैं, वो कहते हैं कि असल में सारे फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स को बुलाना था, तो उसमें मुजफ्फर बेग साहब का भी नंबर लग गया, वरना मुजफ्फर बेग साहब को कोई बुलाए जाने की पॉसिबिलिटी थी नहीं। आज क्या हुआ कि अचानक से जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, उन्होंने कहा है कि हम मुजफ्फर बेग साहब की पीपल्स कॉन्फ्रेंस में जो पार्टिसिपेशन है या उनकी जो शमूलियत है, उसको हम डिसऑन करते हैं। एक लंबा चौड़ा बयान देकर उन्होंने कहा कि मुजफ्फर बेग कभी पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शामिल थे ही नहीं। पीपल कॉन्फ्रेंस एक पार्टी है श्रीनगर में, जिसके जो सदर हैं इस वक्त वो सजाद लोन हैं। इनके 2 मेंबर थे 2014 के इंतखाबात में, और ये बीजेपी की तरफ से उनके अलायंस पार्टनर बन के ये पीडीपी बीजेपी की कोलिशन में आए थे। और जब 2018 में महबूबा मुफ्ती की गवर्नमेंट गिर गई थी, तो सजाद लोन जो है वो लग रहा था कि एक नया पॉलिटिकल प्रोजेक्ट लेकर आए, और नवंबर 2018 में इन्होंने एक ज्ञापन, जिसको हिंदी में कहते हैं, इन्होंने दे दी थी, लेटर दे दिया था इन्होंने गवर्नर सत्यपाल मलिक को कि भी मेरे पास बीजेपी के 26 या 27 लोग, 2 लोग मेरे अपने और बाकी कुछ पार्टीज़ के लोग हैं जिनका मैं नाम नहीं जिक्र करना चाहता, ये सब लोग 44 लोग कुल मिलाकर मौजूद हैं, और मैं गवर्नमेंट बनाना चाहता हूँ। उस दिन बाई चांस उनकी जो गवर्नर साहब की फैक्स मशीन है राजभवन की, वो ख़राब थी, वरना सजाद लोन चीफ मिनिस्टर बन गए होते। अब तारीख के भी इस किस्म के मामले होते हैं। आज इन्होंने कहा कि मुजफ्फर बेग साहब हमारी पार्टी में है नहीं है, और इनकी हमारी पार्टी में कभी शमूलियत थी ही नहीं। वो बात अलग है कि सजाद लोन साहब की इनकी एक दिन मुलाकात हुई थी आपस में बेग साहब के ही घर में, और जो सियासी सूरत हाल है मौजूदा उसके ऊपर बातचीत हुई, और इससे ना कुछ ज़्यादा है ना इससे कुछ कम है। साथ ही में उन्होंने एक बात और भी इसके साथ ऐड कर दी, जिसको लेकर अगले दिनों में कुछ डेवलपमेंट हो सकती है, कि जो सफ़ीना बेग साहिबा हैं मुजफ्फर बेग साहब की बेगम, तो वो एक डीडीसी का इलेक्शन, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का इलेक्शन लड़ी थी और जीती थी बारामूला ज़िला से। उन्होंने बहुत इसरार किया था हमारे साथ, हमें टेलीफोन किए थे, हम पे कॉल ऑन किया था, मुलाकात की थी हमारे साथ। उन्होंने कहा था कि आप मुझे चेयरपर्सन बनाइए बारामूला डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का, जो ख़वातीन के लिए एक रिज़र्व सीट थी। वहाँ पे लार्जेस्ट पार्टी जो है, 14 मेंबर टोटल होते हैं, तो 14 में से जो लार्जेस्ट पार्टी है वो सजाद लोन की पीपल्स कॉन्फ्रेंस थी, जिसके 3 ही मेंबरान हैं, यानी 3 मेंबर वाली पार्टी जो लार्जेस्ट थी, बाकी किसी के 2 थे या 1 थे। बावजूद उनके इन 3 ने इकट्ठा किया, बाकी कुछ नंबर यहाँ वहाँ से जोड़ के, जैसे भी तरीकाकार होता है, करके सफ़ीना बेग साहिबा को डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का चेयरमैन बना दिया। उसके बाद मुजफ्फर बेग साहब की और सजाद लोन साहब की 18 मार्च को मुजफ्फर बेग के घर में मुलाकात हुई, और मुलाकात करने के बाद पीपल्स कॉन्फ्रेंस के जो स्पोक्समैन हैं अदनान अशरफ, उन्होंने बाकायदा तौर के ऊपर स्टेटमेंट जारी करके, प्रेस में बयान जारी करके उन्होंने बताया कि इस मुलाकात के दौरान हमारी पार्टी के जो चेयरमैन हैं सजाद लोन, उन्होंने मेंबरशिप ऑफ़र की मुजफ्फर बेग को कि आप पीपल्स कॉन्फ्रेंस में आप शमूलियत कीजिए। तो मुजफ्फर बेग ने बड़ी खुशी के साथ उन्होंने ये इसको एक्सेप्ट किया, और वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शामिल हो गए। और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि मुझे बड़ी मुसर्रत हो रही है, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं उस घर में वापस आ रहा हूँ जहाँ से मैंने अपना सियासी सफ़र शुरू किया। यानी मुजफ्फर बेग साहब जो हैं वो सजाद लोन के जो वालिद मरहूम अब्दुल गनी लोन हैं, उनके साथ पीपल्स कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहीं 1980s में सियासत शुरू की थी, पर उसके बाद मुख्तलिफ पार्टीज़ में, तो अब वापस वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस में आ गए। यानी ये डेवलपमेंट जो है ये ऑन रिकॉर्ड है। उन्होंने बाकायदा तौर के ऊपर पीपल्स कॉन्फ्रेंस ज्वाइन की थी, और उनके ज्वाइन करने से पहले जो इमरान अंसारी हैं, जो जनरल सेक्रेटरी थे पीपल्स कॉन्फ्रेंस के, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था। उन्होंने कहा कि कुछ नए मेहमान आने वाले हैं पार्टी में और उनको पोजीशन दी जाएगी, इसलिए मैं ये जगह खाली कर रहा हूँ। मज़ीद पेशरफ्त कोई हुई नहीं। अभी जब आल पार्टी मीटिंग हुई तो उसमें मुजफ्फर बेग साहब गए, लेकिन इट लुक्ड लाइक कि मुजफ्फर बेग साहब जो है पीपल्स कॉन्फ्रेंस के बतौर रिप्रेजेंटेटिव गए यहाँ पे दिल्ली, लेकिन उनको इनविटेशन आया। जैसे वो फारूक अब्दुल्ला साहब ने पहले ही कहा था कि इन्होंने हमें बाई नेम इनविटेशन भेजा है, तो हमें पार्टी का या अलायंस के एतबार से ऐसे नहीं कहना चाहिए। आज उन्होंने उनको डिसऑन किया, लेकिन अब इसके पीछे की कहानी जो है वो क्या है, वो ये है कि वही जो आल पार्टी मीटिंग के अंदर किसने क्या बयानात दिए,
क्योंकि वहाँ पे एक आपके पास ऑडियंस जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ था। ये जो एक ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स हमारी जो है बड़े लंबे वक्त से होती आ रही है कि हम ऑडियंस को सामने रख के अपना बयान जारी करते हैं। हम कश्मीर में हैं तो हमारा बयान एक किस्म का होगा, जम्मू में हैं तो ऑडियंस के मिजाज के मुताबिक होगा, दिल्ली में हैं तो ऑडियंस के मिजाज के मुताबिक होगा। तो दिल्ली में आपका ऑडियंस कौन था? दिल्ली में आपके ऑडियंस थे प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र और जो तमाम बड़े ओहदेदारान हैं दिल्ली के, वो आपका ऑडियंस थे। शायद उस ऑडियंस के मुताबिक मुजफ्फर बेग साहब ने जो अपनी तकरीर है वो वहाँ पे की, वो तकरीर प्रॉपरली जो है वो फिट नहीं बैठती वापस आकर कश्मीर में। जब आप तैयारी कर रहे हैं नए अलाइंसेस बनाने की, नई जो इलेक्शन के तरफ आप बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं, उसमें वो तकरीर फिट नहीं बैठती। उनका एक और भी बयान है कि जब महबूबा मुफ्ती साहिबा ने आर्टिकल 370 के बारे में कहते हैं कि बड़ी पुरजोर बात की और उन्होंने मरकज़ को कहा कि आपने बिल्कुल जो है पॉलिटिकली, मॉरली, कॉन्स्टिट्यूशनली सारे गलत इकदाम आपने 5 अगस्त 2019 को लिए, तो वो आर्टिकल 370 के बारे में बात कर रहे थे। तो बेग साहब ऑन रिकॉर्ड हैं आउट ऑफ द मीटिंग कि वो कहते हैं कि उन्होंने इंटरप्ट किया। उनके हवाले से और भी कुछ लोगों ने कहा कि जी बेग साहब ने इंटरप्ट किया कि जी आप आर्टिकल 370 के बारे में किसी फोरम पे बात नहीं कर सकती हैं, क्योंकि ये मैटर जो है ये सब जुडिस है, ये कोर्ट्स में अल्तवा है मैटर, इसके बारे में आप बात नहीं कर सकते। यानी कि आर्टिकल 370 को लेकर एक मरकज़ के पर्सपेक्टिव को, पॉइंट ऑफ व्यू को बेग साहब ने उस मीटिंग में डिफेंड किया, जो आप कश्मीर की सियासत में पूरी तरह से ठीक नहीं बैठ पा रहा है। और इसको ये सजाद लोन के लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। सजाद लोन का मैंने देखा है कि वो ठीक है, वो मरकज़ के साथ काफ़ी मिलकर बहुत सारी चीज़ें पहले भी करते थे, आज भी कर रहे हैं, आज करते नज़र भी आ रहे हैं। लेकिन जहाँ तक स्पेशल स्टेटस वगैरह का इस चीज़ का बात है, उनका जो बुनियादी बात है वो ये कहते हैं कि डिलिमिटेशन होनी चाहिए, इलेक्शन होने चाहिए, स्टेट रिस्टोर होनी चाहिए। और जब वो कहते हैं, उनसे बड़ी क्रिएटिव बात वो करते हैं, वो जब उनसे पूछा जाता है कि आर्टिकल 370 स्पेशल स्टेटस वगैरह, वो कहते हैं देखिए ये जो वादा है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, ये हिंदुस्तान भर के, पूरे मुल्क भर के लोगों ने किया था, यानी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने किया था। अब जब ये गया है स्पेशल स्टेटस, तो ये मुल्क भर के लोगों ने मिलकर जो है इसको रीड डाउन किया, यानी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया विच एंजॉयज द मैंडेट ऑफ द होल कंट्री। तो कहते हैं कि इसकी बहाली के लिए, कहते हैं इसकी बहाली के लिए मुल्क के लोगों के साथ, बाकी लोगों के साथ हमें डायलॉग करना पड़ेगा, उनके साथ बात करनी पड़ेगी और वहाँ से जो बहाली है वो वापस होगी। यानी ये वाइडर डायलॉग के भी आप पूरी तरह से इंटीग्रेटेड इमोशनली, साइकोलॉजिकली होते हैं, तो एक डायलॉग जो है वो डीपन होता है, बात होती, तो उसके बाद शायद पता नहीं कोई चीज़ वापस आ सकती। तो लिहाजा वो एक, इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव एम्बिग्विटी, कि आप एक मिडल पाथ लेकर बात छोड़ देते हैं कि इसके इर्द गिर्द क्या डिस्कशन हो। तो आज एक ब्रिक जो है एक उस दीवार में से और गिरी है, जो मुजफ्फर बेग साहब को पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने डिसऑन कर दिया। PAGD की मीटिंग हो नहीं सकी। और आप जम्मू में देखिए, कश्मीर में देखिए, उसके रिस्पांस में जो है वो लगातार छोटी छोटी करके डेवलपमेंट्स जो है वो होती आ रही हैं। इस ऑल पार्टी मीटिंग के हवाले से आज के रोज़ में इतना ही। तो अगले किसी एपिसोड के साथ फिर से हाज़िर हो जाऊंगा। आज का देखने के लिए बहुत शुक्रिया।